बीती कुछ वर्षों से लगातार नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट चर्चा में बने रहते हैं। दृश्य आईएएस के इन डेप्थ सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम नार्को टेस्ट के इर्द गिर्द और पॉलीग्राफी टेस्ट के इर्द गिर्द कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं और हाल ही में उन्हें अदालत में क्या साक्षी रूप में माना जाता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम काफी नजदीक है, इस लिहाज से आपको प्रीलिम्स की पेपर में कौन कौन सी सावधानियों को यहाँ ध्यान रखना है, ये आप जानिए हमारे टॉपर्स से। मुझे लगता है जितना नॉलेज वाइज पढ़ना था वो सब हो चुका है काम। प्रीलिम्स बहुत बड़ा साइकोलॉजी का भी गेम है। जो अब बचा है उसमें आप केवल और केवल जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको रिवाइज जितना कर पाए उतना करें और अपनी स्लीप को उसी साइकिल में रखें जिस साइकिल में आपको पेपर देना है। बाहर का खाना ना खाएं और बस खुद पे भरोसा रखें। और जो तुलसीदास जी ने कहा ही है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होई। तो कभी कभी होनी है सो होई पे डाल के और शांति से प्रीलिम्स दे देना चाहिए। अब इसके बाद आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी खबर क्या है। हमारी खबर है कि खबरों में है नार्को टेस्ट। जानेंगे कि यह क्या है और ये क्यों चर्चा में आ गई है। सबसे पहले आज के बिंदुओं को देखेंगे। हम देखेंगे खबर कहां पर प्रकाशित की गई है, इसके बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है, इसके बाद समझेंगे नार्को टेस्ट को कि नार्को टेस्ट होता क्या है, इसके बाद जानेंगे कि नार्को टेस्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से फैसले दिए हैं और उन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसके बाद जानेंगे क्या ये जो परीक्षण किए जाते हैं इन्हें प्रामाणिक मूल्य के रूप में शामिल किया जाता है या माना जाता है कि नहीं। फिर इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि यह जो पूरा विषय है यह किस प्रश्न पत्र यानी जीएस के किस प्रश्न पत्र या पेपर से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी प्रोटेस्टिंग रेसलर्स से रेडी फॉर नार्को टेस्ट, व्हाट इज इट, हाउ डज इट वर्क। तो नार्को टेस्ट होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर काफी नजदीक है और पिछले वर्षों में नार्को टेस्ट लगातार चर्चा में बना रहा है, तो हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में नार्को टेस्ट या किसी भी प्रकार के लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। यदि हम देखें चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों ने क्या किया था, प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के लंबे क्रम के बाद में पहलवान नार्को टेस्ट को कराने के लिए यहाँ सहमत हो गए हैं। लेकिन उनकी शर्त यह है कि यह नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यदि किया जाता है तो वे नार्को टेस्ट को कराने के लिए यहाँ तैयार हैं। इस वजह से नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट जो भी हैं वह चर्चा में आ गए हैं। आज के सेशन में हम नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में जानेंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नार्को टेस्ट के बारे में कि यह क्या है। यदि हम बात करें नार्को टेस्ट के बारे में, नार्को या नार्को विश्लेषण परीक्षण या नार्को टेस्ट, दरअसल इसमें एक द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। इस द्रव को आपके शरीर में या जो भी अभियुक्त है उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन नार्को टेस्ट की खास बात क्या है कि यह जब तक व्यक्ति उस चीज के लिए अपनी खुद की सहमति ना दे, अभियुक्त अपनी सहमति ना दे, तब तक ये टेस्ट उसके ऊपर या ये परीक्षण उसके ऊपर कंडक्ट नहीं करवाए जाते। यदि हम बात करें नार्को टेस्ट के बारे में, तो देखिए इसमें एक प्रकार के दवा को अभियुक्त के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उस दवा का नाम क्या है, सोडियम पेंटोथल, याद रखिएगा। जिससे उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है कि वह व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में आ जाता है या कृत्रिम निद्रावस्था में वह व्यक्ति आ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति कृत्रिम निद्रावस्था में आ जाता है या बेहोशी जैसी स्थिति होती है, उस व्यक्ति की जो तार्किक बुद्धि है वह लगभग कार्य करना बंद कर देती है या कार्यशील नहीं होती है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने जवाबों को या अपने उत्तर को मॉडिफाइड करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए इस प्रकार का टेस्ट करवाया जाता है ताकि जो अभियुक्त है उससे इस टेस्ट के जरिए सही जवाब या सही जानकारी प्राप्त की जा सके। उस ऐसी अवस्था में व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए इस प्रकार के टेस्ट को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। और जब व्यक्ति को ये शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति से कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति में या इस अवस्था में जब वह बेहोशी की हालत में है वह सही जवाब ही देता है। हालांकि यह पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 100% सही ही बोलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह जो भी जवाब देगा वह सही ही होगा। नार्को परीक्षण के अलावा सच उगलवाने की कुछ और भी तरीके हैं, जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट, जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो इसे ही लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में भी आप कह सकते हैं।
और एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। यदि ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात करें तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति के ब्रेन या कहें सर पे एक इलेक्ट्रिक उपकरण लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं और इन सेंसर्स की मदद से इन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और कुछ डेटा इकट्ठा किया जाता है। यानी आप उस अभियुक्त को या उस व्यक्ति को जिसके आपने ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक उपकरण लगा दिया है या उसके सर में आपने जो इलेक्ट्रिक उपकरण लगा दिया है, इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं। इससे उस व्यक्ति के सामने अभियुक्त से जुड़े कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं या उनसे कोई सवाल जवाब पूछा जाता है, कोई ऐसी वस्तु दिखाई जाती है जो उस व्यक्ति से रिलेटेड हो। यदि ब्रेन किसी भी प्रकार के वेब को फॉर्म करता है, यहाँ पर वेब की बात की जाती है P300, यदि इस प्रकार के वेब को फॉर्म करता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि वह उस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसे फिर में शामिल कर लिया जाता है। यदि हम पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ में व्यक्ति के शरीर से, यानी आप उस व्यक्ति के रक्तचाप को देखते हैं, नाड़ी की अवस्था को देखते हैं, इसके अलावा उस व्यक्ति के पसीने की ग्रंथियों से भी मापा जाता है कि आपने जब अभियुक्त के सामने कोई तस्वीर दिखाई है या किसी व्यक्ति से के बारे में आपने कोई सवाल जवाब पूछा है तो उसकी ग्रंथियों ने कैसे रिस्पॉन्स किया है। इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, पॉलीग्राफी टेस्ट में। यानी पॉलीग्राफी टेस्ट शारीरिक जांच का एक दूसरा रूप है जिसमें किसी भी प्रकार के द्रव का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की दवा व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट नहीं की जाती, जबकि इलेक्ट्रिक उपकरणों के माध्यम से या इलेक्ट्रोडों के माध्यम से जब आप व्यक्ति के शरीर में इन्हें लगाते हैं, उसके बाद जब सवाल जवाब करते हैं तो जो भी आपको यहाँ संख्यात्मक मान प्राप्त होते हैं, संख्यात्मक मान के आधार पर ही फिर यह बात जानी जाती है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि बात करें अंतर के संदर्भ में तो याद रखिएगा, नार्को टेस्ट में एक दवा का इस्तेमाल किया जाता है और दवा इंजेक्ट की जाती है, जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोडों का, संवेदनशील इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल किया जाता है या उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन मैपिंग की बात करें तो ब्रेन मैपिंग में भी सेंसर से लगे हुए उपकरण का उपयोग किया जाता है जो कि आपके सर पे पहनाया जाता है। इससे वेब फॉर्म होती है P300, इसी के द्वारा मापन किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, संख्यात्मक मान डिसाइड किया जाता है और संख्यात्मक मान के आधार पर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही। अब यदि हम बात करें इसी पॉलीग्राफी के बारे में ही तो अभी हमने चर्चा की कि इसमें रक्तचाप, नाड़ी की दर, श्वास, पसीने की ग्रंथियां और रक्त प्रवाह को मापने के उपकरण लगाए जाते हैं और इसके बाद कुछ सवाल पूछे जाते हैं। गणना के लिए इसमें प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान से मापा जाता है। अब यदि बात करें कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया गया है, यानी इन टेस्टों का यूज कहाँ किया गया है, तो वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले, स्टाम्प पेपर घोटाले, 2007 के निठारी हत्याकांड और 26/11 मुंबई आतंकी हमले में इन टेस्टों का इस्तेमाल किया गया है। किन टेस्टों का, नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट की वैधता पर एक फैसला दिया था। यानी नार्को टेस्ट वैध हैं, लेकिन इन्हें प्रामाणिक रूप से या कहें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हमने जाना क्या होता है नार्को टेस्ट, क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट और यह भी कि क्या होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अब आइए देखते हैं किससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दिया है। वर्ष 2010 में सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं जिसमें उसने स्पष्ट यह बात भी कही थी कि जब तक अभियुक्त की परमिशन ना हो, सहमति ना हो, तब तक नार्को टेस्ट या किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त की सहमति के आधार को छोड़कर कोई लाई डिटेक्टर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति यानी उस अभियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उस व्यक्ति की वकील तक पहुंच हो। इसके अलावा परीक्षण के जो भी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ होंगे, क्या क्या उसमें शामिल किए जाते हैं, कैसे ये टेस्ट कराया जाएगा, ये सभी उस अभियुक्त को पहले ही बताना होगा। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उन्हें पुलिस और वकील द्वारा समझाया जाएगा कि ये प्रोसेस इसके अंतर्गत होती है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इससे जुड़े कुछ प्रावधान या कहें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 के फैसले में यह भी कहा जब इस प्रकार के या ऐसे कोई परीक्षण किए जाएंगे तो वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अभियुक्तों पर पॉलीग्राफी टेस्ट के प्रशासन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा।
क्योंकि इन दिशा निर्देशों में अभियुक्तों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20(3) है, यह भी इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। कैसे कैसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा या इससे हमें क्या सुरक्षा प्राप्त है, किसी अभियुक्त को इससे क्या है, सुरक्षा प्राप्त। और यह भी कहा गया इसके अंतर्गत क्या कि यह व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यह व्यक्ति के मानवाधिकारों से भी संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यानी यदि हम बात करें इन दिशा निर्देशों के संदर्भ में, तो इन दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि जब तक व्यक्ति की सहमति नहीं होगी, और यह सहमति भी कब होगी, मजिस्ट्रेट के सामने लेनी होगी, उसके समक्ष लेनी होगी, पुलिस जब भी उचित समझे स्वयं उसका संचालन नहीं कर सकता है। ये सभी सख्त निर्देश हैं किसमें दिए हुए हैं, दिशा निर्देशों में, जो किससे संबंधित है, 2000 के मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति में जबरन घुसपैठ प्रक्रियाएं मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का अपमान है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जब व्यक्ति कोई गरिमापूर्ण जीवन जिएगा तो जरूरी है कि उस व्यक्ति के जो भी अपनी खुद की क्रियाएं हैं या उस व्यक्ति की अपनी मानवीय गरिमा है, हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति में जबरन घुसपैठ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वर्ष 2013 में अपने इसी फैसले को दोहराया था, किसमें, आरुषि तलवार के फैसले में। इसके अलावा वर्ष 2019 में सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के एक कर्मचारी का एनालिसिस टेस्ट कराने की बात कही थी, लेकिन उनके जो प्रबंधक थे उन्होंने इस टेस्ट को कराने से मना कर दिया था। यह मामला क्या था, यह मामला मेहुल चौकसी वाली केस से संबंधित था। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कोर्ट ने किसमें, दिल्ली पुलिस को आफ्ताब वाले मामले में, आफ्ताब पूना वाले मामले में नार्को टेस्ट कराने के लिए निर्देश दिए थे और इसकी अनुमति दी थी। इसके बाद पूनावाला ने परीक्षण में सहमति भी व्यक्त की थी, फिर उनका परीक्षण भी किया गया था। तो इससे पहले ये परीक्षण हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षण से संबंधित ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आखिर इन परीक्षणों का प्रामाणिक मूल्य क्या है। इन परीक्षणों की यदि हम बात करें तो दरअसल भारत में नार्को एनालिसिस रिपोर्ट न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आप यह नहीं कह सकते कि नार्को टेस्ट में जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर मान लिया जाएगा, नहीं। दरअसल साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार एक बात कही गई है, क्या कही गई है कि स्वैच्छिक नार्को परीक्षण परिणामों की सहायता से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और भारत में अभी भी यह बात स्वीकार्य है, लेकिन इसकी अनुमति है, यानी भारत में नार्को टेस्ट की अनुमति है। अभियुक्त का बयान साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भौतिक साक्ष्य मान्य होगा। यानी आप किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करते हैं और नार्को टेस्ट के संबंध में उसने किसी हथियार की या उस जगह की बात की, उस लोकेशन की बात की, वहां पर किसी सामग्री की बात की, तो आप उस व्यक्ति की उस सामग्री या उस भौतिक साक्ष्य को मान सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बयान को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट चाहे तो तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसे सीमित स्वीकार्यता प्रदान कर सकती है। ध्यान रखिएगा ये किसके संदर्भ में है, इन परीक्षणों के बाद जो भी चीजें हैं उन्हें प्रामाणिक मूल्य के रूप में किस तरीके से माना जाता है। अब आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए जो कि इसी सेशन पर आधारित होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट की वैधता और स्वीकार्यता पर फैसला सुनाया था। दूसरा, पॉलीग्राफी में सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा को अभियुक्त के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।